परिचय। हे रोहित, देखो मौसम कितना अच्छा है। हाँ दीपक। अरे रोहित, जरा इधर देखो, यहाँ पर कई सारे मेंढक जल में कूद रहे हैं। ये कहाँ से निकल आते हैं? ये बारिश के मौसम में निकल आते हैं, क्योंकि तब सूखे का कोई भय नहीं होता है। वे सांस कैसे लेते हैं? दीपक, ये एक अच्छा प्रश्न है। जल के अंदर मेंढक आंतरिक गलफड़े यानी क्लोम तथा अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि वायु में वे अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उनकी त्वचा श्लेष्म युक्त, चिकनी तथा सदैव नम बनी रहती है। मैं तुम्हें एक रुचिकर बात बताता हूं कि वयस्क मेंढक में पूंछ नहीं पाई जाती है तथा टैडपोल में पूंछ उपस्थित होती है। चलिए अब इसके विषय में और अधिक जानते हैं। इस अध्याय में आप जंतुओं की आकारिकी तथा शारीरिकी के विषय में जानेंगे। केंचुआ। केंचुआ यानी फेरेटिमा पोस्थुमा एनेलिडा संघ का प्राणी होता है। निम्न कारणों की वजह से इसका प्रयोग किस्म के अध्ययन के लिए किया जाता है। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्रों को छोड़कर यह पूरे विश्व में पाया जाता है। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये अहानिकारक होता है। अध्ययन के लिए इसका आकार सुविधाजनक होता है। इसकी आकारिकी का भली भांति अध्ययन हो चुका है। आकारिकी। केंचुओं का शरीर लंबा, बेलनाकार तथा द्विपार्श्व सममिति का होता है। शरीर का अग्रसिरा नुकीला तथा बिल खोदने में सहायक होता है, जबकि पश्च सिरा अधिक या कम कुंद होता है। एक पूर्ण परिपक्व केंचुए की लंबाई सामान्यतः 4 से 6 इंच तथा व्यास इसके 1/4 से कम अथवा 1 इंच होता है। शरीर की सतह अनुप्रस्थ गोल खांचों द्वारा शरीर खंडों में विभक्त होती है। खंडों की संख्या 100 से अधिक होती है। प्रोमुख यानी प्रोस्टोमियम तथा परितुंड यानी पेरिस्टोमियम। केंचुए का सर पृथक नहीं होता है। अग्रसिरे पर एक शंकु रूपी मांसल पाली पाई जाती है, जिसे प्रोमुख कहते हैं, जो मुख को ढकती है। शरीर का पहला खंड परितुंड पेरिस्टोमियम या मुख खंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। पुरोमुख संवेदी होता है, जिसकी सहायता से केंचुआ प्रकाश तथा अंधेरे में अंतर ज्ञात कर सकता है। पर्याणिक यानी क्लाइटेलम। वयस्क कृमि में मोटी तथा ग्रंथिल त्वचा का एक मुख्य बैंड पर्याणिक यानी क्लाइटेम पाया जाता है, जो कि शरीर के 14वें, 15वें तथा 16वें खंड में स्थित होता है। शूक। प्रथम तथा अंतिम खंड के अलावा प्रत्येक खंड में छोटे उपत्वचीय शूक स्थित होते हैं। ये कुछ घुमावदार या एस आकार की आकृति वाली संरचनाएं होती हैं, जिनके सिरे यानी किनारे शुंडाकार होते हैं तथा ये सींग सदृश पदार्थ काइटिन से मिलकर बने होते हैं। शारीरिकी। केंचुए की शरीर भित्ति पतली, मुलायम, चिकनी, भूरे रंग की तथा चमकदार होती है। उपत्वचा यानी क्यूटिकल देह भित्ति की सबसे बाह्य परत होती है। उपत्वचा यानी क्यूटिकल के नीचे कोशिकाओं की एक एकल परत पाई जाती है, जिसे बाह्य त्वचीय यानी एपिडर्मल कोशिकाएं कहते हैं।
पर्याणिक यानी क्लाइटेलम के क्षेत्र में उपस्थित बाह्य त्वचा अत्यधिक मोटी तथा अति संवहनी यानी विशिष्ट होती है। पर्याणिक ग्रंथियां एल्बुमिन अंडे की सफेदी का स्रावण करती हैं, जो कि कोकून के निर्माण में भाग लेता है। आहार नाल। केचुए की आहार नाल एक सीधी नलिका के रूप में स्थित होती है। यह प्रथम खंड में मुख से प्रारंभ होती है तथा पश्च सिरे पर स्थित गुदा में समाप्त होती है। मुख प्रथम खंड में मध्य अधर में उपस्थित एक छोटा अर्धचंद्राकार छिद्र होता है, जो कि मांसल प्रमुख यानी प्रोस्टोमियम द्वारा संरक्षित होता है। ग्रसनी एक छोटी मोटी भित्ति वाली तथा आड़ू के आकार वाला कक्ष होता है, जो कि 3 से 5वें खंड तक फैला होता है। ग्रसनी की पृष्ठभित्ति मोटी तथा बल्ब सदृश होती है तथा इसे ग्रसनीय बल्ब भी कहा जाता है। ग्रासिका एक लंबी मोटी भित्ति वाली संकुचित नलिका होती है तथा ये 5 से 8वें खंड तक फैली होती है। पेशणी एक कठोर मोटी भित्तियुक्त अंडाकार कक्ष होती है, जो कि 8वें से 9वें खंड में उपस्थित होती है। इसकी भित्ति अत्यधिक पेशीय होती है तथा ये वृत्तीय पेशियों की एक मोटी परत का निर्माण करती है। पेशणी एक लंबे नलिकादार अमाशय में समाप्त हो जाती है, जो कि 10 से 14 खंड तक फैली होती है। इसकी दीवारें अत्यधिक पेशीय तथा ग्रंथिल होती हैं तथा इसमें आंतरिक रूप से कई वलय पाए जाते हैं। आंत्र। आंत्र पतली भित्ति झुर्री युक्त बाह्य सतह वाली चौड़ी नलिका होती है, जो कि 14वें खंड के पश्चात प्रारंभ होती है। आंतरिक अस्तर में छोटे वलय पाए जाते हैं, जिन्हें अंकुर कहते हैं। ये एक अंकुर लंबा तथा सुविकसित हो जाता है तथा आंत्रवलन बनाता है, जो कि आंत्र की पृष्ठ दीवार से इसके ल्यूमेन में लटकी होती है। 15 से 26वें खंडों में स्थित आंत्र के भाग को पूर्व आंत्रवलिनी क्षेत्र कहते हैं। इसकी दीवारें संवहनी होती हैं तथा आंतरिक रूप से मुड़कर अंकुर का निर्माण करती हैं। इस भाग में कोई भी आंत्रवलन नहीं पाया जाता है। आंत्र का आंत्रवलन क्षेत्र 26वें खंड से शुरू होता है तथा लगभग 23-24 खंडों में फैला होता है। मलाशय अंत के 24 तथा 25वें खंड में स्थित होता है तथा इसमें आंत्रवलन तथा अंकुर नहीं पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र। केचुए में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कि हृदय, रक्त वाहिकाओं तथा रक्त से मिलकर बना होता है। रक्त ग्रंथियां रक्त कोशिकाओं तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं, जो कि प्लाज्मा तथा शरीर के 4, 5 तथा 6वें खंड में उपस्थित रक्त ग्रंथियों में घुले होते हैं। वॉल्व युक्त हृदय के 4 जोड़े 7, 9, 12 तथा 13वें खंडों में उपस्थित होते हैं। हृदय का संकुचन रक्त को एक ही दिशा में संचारित करता है। छोटी रक्त वाहिकाएं आहार नाल, मेरुरज्जु तथा शरीर यानी देह भित्ति को रक्त पहुंचाती हैं। रक्त कोशिकाएं स्वभाव में भक्षी होती हैं। श्वसन तंत्र। इनमें केचुओं में कोई भी विशेषीकृत श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। श्वसन गैसों का विनिमय त्वचा की नमी में घुलनशील तथा शरीर भित्ति के अंतर्निहित रक्त वाहिकाओं की
गैसों के मध्य होता है। ये त्वचीय श्वसन कहलाता है। उत्सर्जी अंग। एक नलिकादार उत्सर्जी अंग वृक्कक कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: पटीय वृक्कक, अध्यावरणी वृक्कक तथा ग्रसनीय वृक्कक। पटीय वृक्कक ये फेरेटिमा के सबसे लंबे वृक्कक हैं। पटीय वृक्कक 15वें खंड के पीछे अंतरखंडीय पटों के दोनों ओर पाए जाते हैं। विशेष प्रकार का पटीय वृक्कक 3 मुख्य भागों से युक्त होता है: नेफ्रोस्टोम, शरीर तथा अंतस्थ धमनी यानी वाहिनी। अध्यावरणी वृक्कक ये वृक्कक प्रथम 2 खंडों को छोड़कर शरीर भित्ति के पूरे आंतरिक स्तर पर प्रत्येक खंड में फैले होते हैं। ग्रसनीय वृक्कक ये 4, 5 तथा 6वें खंड में ग्रसनी तथा ग्रसिका के किसी ओर पर युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक गुच्छे में नेफ्रोस्टोम रहित 100 से भी अधिक कुंडलित शाखीय नलिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र। अधिग्रसनीय या प्रमस्तिष्क गुच्छिका का एक जोड़ा संलयित होकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, जो कि तीसरे खंड के अग्र तथा पृष्ठभाग में स्थित होता है। ये एक जोड़ी परिधीय ग्रसनीय की सहायता से 2 अधोग्रसनीय गुच्छिकाओं, जो कि ग्रसनी के नीचे स्थित होती हैं, उनसे जुड़ा होता है। एक दोहरा अधर मेरुरज्जु अंतिम खंड तक फैला होता है। गुच्छिकाएं मेरुरज्जु पर खंड के रूप में व्यवस्थित होती हैं। संवेदी तंत्र। केचुए में प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। जनन तंत्र। केचुए उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में वृषण यानी नर एवं अंडाशय यानी मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। इनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक खंड में एक जोड़ा उपस्थित होता है। प्रत्येक वृषण कोश में बंद होता है। प्रत्येक वृषण कोश शुक्राणुय कीप में खुलता है, जो कि लंबी शुक्रवाहिका में खुलती है। 17वें से लेकर 20वें खंड तक प्रोस्टेट ग्रंथि का जोड़ा आंत्र के दोनों तरफ उपस्थित होता है। सहायक ग्रंथियों के 2 जोड़े पाए जाते हैं। 17वें तथा 19वें खंड में प्रत्येक में एक जोड़ा पाया जाता है। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। साथ ही 6 से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलेनुमा संरचनाएं 4 जोड़े शुक्राणु धानियां पाई जाती हैं। मैथुन के दौरान केचुए का एक जोड़ा शुक्राणुओं का आदान प्रदान करता है, जब तक कि शुक्राणु अंडाणु तक संवहित नहीं हो जाता, तब तक वो कोशों में संग्रहित होता है, जिन्हें शुक्रग्राहिका कहते हैं। कुछ प्रजातियों में ये बाह्य होता है। केचुआ एक कोकून को स्रावित करता है, जिसमें वो अपने अंडों को जमा करता है तथा उसका साथी शुक्राणु को संग्रहित करता है। शिशु कृमि लगभग पूर्ण विकसित किंतु बहुत छोटे रूप में कोकून से बाहर निकल आते हैं। लगभग 1 वर्ष में
वे शिशु कृमि यानी केचुए पूर्ण आकार में विकसित हो पाते हैं। कॉकरोच यानी तिलचट्टा। कॉकरोच लंबी श्रृंगिकाओं तथा पैरों वाले कीट हैं। आकारिकी। कॉकरोच यानी तिलचट्टे का शरीर मुख्यतः सिर, वक्ष तथा उदर क्षेत्र में विभाजित होता है। कॉकरोच में संवेदी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इन्हें आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करती हैं। कॉकरोच का सिर त्रिकोणीय होता है तथा ये शरीर के समकोण पर होता है। ये खंडों के संलयन से बनता है तथा लचीली गर्दन के कारण ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, जो कि वातावरण का निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करती हैं। इनके मुख में जबड़े पाए जाते हैं, जो कि ऊपर तथा नीचे के बजाय बराबर बराबर में गतिशील होते हैं तथा इनका बहुमुखी मुख इनके भोजन को काटने, चबाने, चाटने तथा गोदने में सहायक होता है। आकारिकी। वक्ष शरीर का मध्य भाग होता है, जिससे कीट की 6 टांगें तथा 2 पंख जुड़े होते हैं। प्रत्येक टांग में उपस्थित 2 पंजे तथा उन पर उपस्थित बाल कॉकरोच को पकड़ने तथा दीवार पर आसानी से चढ़ने में सक्षम बनाते हैं। कॉकरोच की टांगें बहुत मजबूत होती हैं तथा वो लगभग 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तक तय कर सकते हैं। वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: अग्रवक्ष, मध्यवक्ष तथा पश्चवक्ष। अग्रवक्षीय टांगें कॉकरोच के सिर के पास होती हैं। ये सबसे छोटी टांगें होती हैं तथा कॉकरोच को गमन करने के समय ये अवरोधक की भांति कार्य करती हैं। अग्रवक्ष का कुछ भाग कॉकरोच के सिर को भी ढकता है। मध्य टांगें मध्यवक्षीय टांगें होती हैं। ये टांगें कॉकरोच को गति बढ़ाने तथा कम करने में सहायता प्रदान करती हैं। पश्चवक्षीय टांगें कॉकरोच की सबसे लंबी टांगें होती हैं तथा ये कॉकरोच को आगे चलने में सहायता प्रदान करती हैं। उदर। कॉकरोच यानी तिलचट्टे में खंडित उदर पाया जाता है, जिसमें आंतरिक अंग पाए जाते हैं। एक नलिकाकार हृदय रक्त को अंगों तथा ऊतकों तक पहुंचाता है। रक्त रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को धारण करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है। महाधमनी रक्त को विशेष अंगों तक ले जाती है। अधिकांश रक्त रिक्त स्थानों के जाल यानी नेटवर्क द्वारा संचारित होता है, जो रुधिर गुहा यानी हीमोसील कहलाता है। शारीरिकी। आहार नाल। आहार नाल 3 भागों में विभक्त होती है: अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र। मुख एक छोटी पेशीय ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी और संकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक भित्ति सदृश कोश में खुलती है, जिसे शस्थ यानी अन्नपुट कहते हैं, जो कि भोजन का संचय करता है। इसके पास में ही ग्रंथिल जठर अथवा पीषणी उपस्थित होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। मध्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है, जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता है। अग्रांत्र
एवं मध्यांत्र के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती हैं, जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती हैं। मध्यांत्र तथा पश्चांत्र लंबी नलिकाएं होती हैं। पश्चांत्र मध्यांत्र से चौड़ी होती है। पश्चांत्र 3 भागों में विभक्त होती है: क्षुद्रांत्र, वृहदांत्र तथा गुदा। मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मैलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती हैं। परिसंचरण तंत्र। तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिर राणुओं से बना होता है। हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा तथा रुधिराणुओं यानी हीमोसाइट से मिलकर बना होता है, जो कि कॉकरोच के रक्त को सफेद रंग प्रदान करता है। कॉकरोच का हृदय वक्ष तथा अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के पास स्थित होता है। हृदय आगे चलकर कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है, जिसमें दोनों तरफ आस्य होते हैं। श्वसन तंत्र। कॉकरोच का श्वसन तंत्र शरीर के पार्श्व की तरफ उपस्थित होता है। इसमें 10 जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें श्वासनाल कहते हैं। श्वासनाल पुनः विभाजित होकर पतली शाखित नलिकाएं बनाता है, जिन्हें श्वास नलिकाएं कहते हैं। ये श्वास नलिकाएं वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। विसरण विधि द्वारा श्वास नलिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। उत्सर्जी तंत्र। कॉकरोच में उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है, जो कि आहार नाल में मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के संयोजन पर उपस्थित होती हैं। मैलपीगी नलिकाएं ग्रंथिल तथा रोमयुक्त कोशिकाओं द्वारा आस्तरित रहती हैं, जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रकार का उत्सर्जी तंत्र यूरिक अम्ल उत्सर्गी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र। कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो कि शरीर के अधर तल पर पाई जाती हैं तथा युग्मित अनुदैर्ध्य ये संयोजक से जुड़ी रहती हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष क्षेत्र में तथा 6 गुच्छिकाएं उदर क्षेत्र में स्थित होती हैं। मस्तिष्क सिर के क्षेत्र में अधिग्रासिका गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि संवेदी अंगों, श्रृंगिकाओं तथा संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं भेजता है। जनन तंत्र। कॉकरोच द्विलिंगी होता है। नर प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जहां से शुक्रवाहक नीचे की तरफ स्थित होते हैं तथा शुक्राशय द्वारा होती हुए स्खलनीय वाहिनियों में खुलते हैं। स्खलनीय वाहिनियां शुक्राणुओं को परस्पर एक बंडल में बांधे रखती हैं, जिसे शुक्राणुधर कहते हैं। शुक्राशय नर गोनोफोर में खुलता है, जो कि गुदा की अधर सतह पर उपस्थित होता है। प्रजनन सहायक ग्रंथि 6वें और 7वें उदर खंडों में उपस्थित होती है।
नर युग्मन प्रवर्ध यानी गोनोफोफिस द्वारा बाह्य जनन छिद्र निरूपित होते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में 2 बड़े आकार के अंडाशय होते हैं जो उदर के 2 से 6वें खंड में शरीर के पार्श्व पर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशयी नलिकाओं के समूह का बना होता है, जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ये अंडाशय एक अंडवाहिनी से जुड़े होते हैं जो कि जनन कक्ष में खुलती है। इसके अतिरिक्त 6वें खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी उपस्थित होती है जो जनन कक्ष में खुलती है। मैथुन के दौरान नर कॉकरोच मादा के अंडवाहिनी में शुक्राणुओं को स्थानांतरित कर देता है। ये निषेचित अंडे एक संपुट यानी कैप्सूल में लिपटे होते हैं जिसे अंड कवच कहते हैं। फिर ये संपुट भोजन के स्रोत के निकट उपयुक्त सतह पर त्याग दिए जाते हैं। प्रत्येक अंड कवच में लगभग 14 से 16 अंडे होते हैं। इस प्रकार कॉकरोच में निषेचन, आंतरिक तथा परिवर्धन पैरामेटाबोलस होता है जो कि अर्भक अवस्था का अनुकरण करता है। मेंढक। मेंढक उभयचर होता है। ये स्वच्छ जल जैसे नालियों, तालों, तालाबों, झीलों, धीरे बहने वाली धाराओं आदि तथा जल निकायों के पास नमी वाली भूमि में भी पाया जाता है। ये जीवन की उभयचर प्रणाली के लिए निम्नलिखित अनुकूलनों को दर्शाते हैं। त्वचा श्वसन का एक मुख्य सहायक अंग है जिसके लिए ये इसे नम बनाए रखता है। जल में छलांग लगाकर शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करते हैं। निषेचन तथा परिवर्धन जल में होते हैं। आकारिकी। मेढक का शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। गर्दन तथा पूंछ अनुपस्थित होती हैं। त्वचा 2 भिन्न परतों, बाह्य उपत्वचा तथा आंतरिक त्वचा से बनी होती है। ये संयोजी ऊतक कोशिकाओं तथा तंतुओं, रक्तवाहिकाओं तथा कोशिकाओं, मेरु तंतुओं तथा कोमल पेशीय तंतुओं से बनी होती हैं। त्रिकोणीय आकार का सिर धड़ भाग से जुड़ा होता है। आंतरिक मुख एक विस्तृत अनुप्रस्थ छिद्र होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी कर्णपाली कम दूरी पर उपस्थित होते हैं। दोनों तरफ आंखों के ठीक पीछे एक वर्णक कर्णपटह यानी टिप्नेपम उपस्थित होता है। आंखें ऊपर तथा नीचे की पलकों द्वारा संरक्षित होती हैं। धड़ अग्रवक्ष तथा पश्च उदर में बटा होता है। धड़ में अग्रपादों तथा पश्च पादों का एक जोड़ा पाया जाता है। प्रत्येक अग्रपाद में निकटस्थ ऊपरी भुजा, मध्य अग्रभुजा, कलाई तथा हाथ की उंगलियां पाई जाती हैं। पश्चपाद अग्रपाद से अधिक लंबे तथा अधिक मजबूत होते हैं। शारीरिकी। मेढक की आहार नाल निम्नलिखित भागों में विभक्त होती है। मुख तथा मुख ग्रसनीय गुहा। मेढक में मुख चौड़ा, दरार सदृश अर्धचंद्राकार द्वार होता है जो कि थूथन के सिरे पर स्थित होता है। ये टिम्पेनम की एक सतह से दूसरी सतह तक फैला हुआ है। मेढक में मुख गुहा तथा ग्रसनी परस्पर मिलकर मुख ग्रसनीय गुहा बनाती है। ग्रसनी मुख ग्रसनीय गुहा का पश्चभाग ग्रसनी को दर्शाता है। ये 2 द्वारों द्वारा छिद्रित होता है। भोजन नली के मध्य में चौड़ा तथा घुमावदार द्वार स्थित होता है। ये ग्रसिका में खुलता है। ग्रसिका ये एक चौड़ी तथा संकुचित नलिका है। गर्दन की अनुपस्थिति के कारण ये बहुत छोटी होती है तथा अमाशय तक फैली होती है। अमाशय ये देह गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। अमाशय आहार नाल का
सबसे चौड़ा तथा लगभग 2 इंच लंबा भाग होता है। आहार नाल। आंत्र। अमाशय एक लंबी नलिकादार आंत्र में खुलता है। ये 3 भागों में विभक्त होती है। ग्रहणी, छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र तथा बड़ी आंत्र या वृहदांत्र या मलाशय। ग्रहणी, ये आंत्र का यू आकार का अग्रभाग होता है। ये अमाशय के समांतर फैली होती है। छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र, ये कई लूप बनाती है। ये पतली भित्ति वाली घुमावदार नलिका जो कि लगभग 8 से 10 इंच लंबी होती है। बड़ी आंत्र या वृहदांत्र या मलाशय, ये छोटी किंतु तुलनात्मक चौड़ी नलिका होती है। इसकी आंतरिक सतह अनुदैर्ध्य वलियों में निर्मित हो जाती है। इसे मलाशय भी कहते हैं। अवस्कर तथा अवस्कर द्वार। मलाशय के दूरस्थ भाग को अवस्कर या अवस्कर कक्ष कहते हैं। इसमें गुर्दे तथा मूत्राशय की मूत्र जनन वाहिनियों के छिद्र खुलते हैं। श्वसन तंत्र। भोजन के ऑक्सीकरण अथवा दहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा दैनिक उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उपभोग में आती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है तथा रासायनिक परिवर्तन जिनके द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण तथा ऊष्मीय ऊर्जा की विमुक्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, श्वसन कहलाती है। परिसंचरण तंत्र। मेंढक में सुविकसित बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें रुधिर संवहन तथा लसिका तंत्र भी पाया जाता है। रुधिर संवहन तंत्र के अंतर्गत हृदय, रक्तवाहिकाएं तथा रक्त शामिल होते हैं। हृदय त्रिकक्षीय होता है तथा इसमें 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। हृदय एक झिल्ली में हृदय आवरण से ढका होता है। एक त्रिभुजाकार संरचना जिसे शिराकोटर यानी साइनस वेनोसस कहते हैं, हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा ये मुख्य शिराओं जिन्हें महाशिरा कहते हैं, इनसे रक्त ग्रहण करता है। हृदय की अधर सतह पर निलय एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु में खुलता है। हृदय शरीर के सभी भागों से रक्त को एकत्रित करता है तथा शरीर के सभी भागों में धमनियों तथा शिराओं द्वारा शरीर के सभी भागों में रक्त को प्रवाहित करता है। मेढक में यकृत निवाहिका तंत्र तथा वृक्कीय निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र यकृत तथा आंत्र के मध्य एक विशिष्ट शिरीय संबंध होता है, जबकि वृक्कीय निवाहिका तंत्र वृक्क तथा शरीर के निम्नतम भागों का विशिष्ट शिरीय संबंध होता है। रक्त प्लाज्मा से बना होता है। 3 प्रकार के रक्त कणिकाओं के नाम निम्न हैं। रक्ताणु, लाल रक्त कणिकाएं। श्वेताणु, श्वेत रक्त कणिकाएं। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। रक्ताणुओं यानी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है तथा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इनमें एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त की तुलना में लसिका में कुछ प्रोटीनों, रक्ताणुओं तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जन उपापचय के परिणाम स्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों के उन्मूलन की वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक उत्पाद शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। मेढक में वृक्क का एक जोड़ा मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क की सूक्ष्म संरचना कई लच्छेदार नलिकाओं की उपस्थिति को
दर्शाती है, जिसे मूत्रजन नलिकाएं कहते हैं। मूत्रजन नलिकाएं शीर्ष के रूप में प्रारंभ होती हैं, जिसमें 2 भित्तियां पाई जाती हैं, जो कि ग्रंथिल उपकला की चपटी कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती हैं। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका तंत्र 3 मुख्य भागों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। शरीर में मस्तिष्क का महत्व यह है कि वह शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय तथा नियंत्रण करता है, जिससे कि वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। मेंढक का मस्तिष्क 3 भागों अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क में विभक्त होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वां, युग्मित, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक्पालियों का बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। जनन तंत्र। मेंढक के नर जनन अंग के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण, 10 से 12 जोड़ी शुक्र वाहिकाएं तथा एक जोड़ी मूत्र जनन नलिका या मूत्र नली आते हैं। वृषण हल्के पीले रंग के अंडाकार या बेलनाकार संरचना वाले होते हैं, जो कि लंबाई में 1 इंच के होते हैं। अग्र सिरे पर ये वृक्क की अधर सतह से पेरिटोनियम के वलय, जिसे मेजोरकियम कहते हैं, इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक वृषण से 1 दर्जन शुक्र वाहिकाएं निकलती हैं, जो कि वृषण से शुक्राणुओं का वहन करती हैं। मूत्र नली बाह्य जनन उत्पादों को शरीर से बाहर निकालती हैं, इसलिए ये मूत्र जनन नलिकाएं भी कहलाती हैं। मादा जनन तंत्र। मेंढक के मादा जनन अंग में 1 जोड़ी अंडाशय, 1 जोड़ी अंडवाहिनियां तथा 1 जोड़ी मूत्रवाहिनी होते हैं। अंडाशय की जोड़ी देह गुहा के पश्चभाग में स्थित होती है तथा पेरिटोनियम के एक दोहरे वलय, जिसे मेजोवेरियम कहते हैं, इसके द्वारा पृष्ठ देह भित्ति तथा वृक्क की बाहरी सतह से जुड़ी होती है। अंडाशय में कई पालियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक जनन उपकला से आस्तारित होती है। अंडवाहिनियां 2 बहुत लंबी तथा मोटी भित्तियों वाली घुमावदार नलिकाएं होती हैं। अंडवाहिनी 3 क्षेत्रों में विभक्त होती है। अंडवाहिनीय कीप। ये अंडवाहिनी का कीपाकार सबसे आगे वाला भाग है, जो कि चौड़े अंडवाहिनीय द्वार या आशय द्वारा देह गुहा से संचारण करता है। मध्य कुंडलित भाग। अंडवाहिनी का मध्य भाग लंबा, संकरा तथा अत्यधिक कुंडलित होता है। गर्भाशय। अंडवाहिनी का पश्चभाग पुनः चौड़ा होकर गर्भाशय अंडकोश का निर्माण करता है। मेढक में निषेचन बाह्य होता है। क्या आप जानते हैं, सर जॉन बी गुरडोन द्वारा केंद्रक प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट तथा कोशिका विभेदन। मेढक की आंत्र में से एक कोशिका का केंद्रक मेढक के अंड में प्रत्यारोपित किया जाता है, जो कि एक सामान्य मेढक को जन्म देता है। यह प्रयोग भ्रूणीय विकास के दौरान जीन्स के नियंत्रण के अध्ययन में सहायता करता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। केचुए का शरीर लंबा, बेलनाकार तथा द्विपार्श्वीय सममिति वाला होता है। केचुए में सिर पृथक नहीं होता है तथा प्रथम तथा अंतिम को छोड़कर केचुए का प्रत्येक खंड में
छोटे शूक उपस्थित होते हैं। केंचुए की आहार नाल प्रथम खंड में मुख से प्रारंभ होकर पश्च सिरे पर स्थित गुदा पर जाकर समाप्त होती है। केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केंचुए में कोई भी विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं होता है। केंचुए में प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केंचुए उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में वृषण यानी नर एवं अंडाशय यानी मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। कॉकरोच लंबी श्रृंगिकाओं तथा पैरों वाले कीट हैं। कॉकरोच का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर क्षेत्र में विभाजित होता है। आहार नाल 3 भागों में विभक्त होती है: अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में श्वसन तंत्र शरीर की पार्श्व सतह पर पाया जाता है। कॉकरोच में उत्सर्जन मैलिपीगी नलिकाओं द्वारा होता है तथा ये द्विलिंगी होते हैं। मेंढक उभयचर होते हैं तथा मेंढक का शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। गर्दन तथा पूंछ अनुपस्थित होती हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है तथा रासायनिक परिवर्तन जिनके द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण तथा ऊष्मीय ऊर्जा की विमुक्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे श्वसन कहते हैं। मेढकों में सुविकसित बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मेढक में वृक्क का एक जोड़ा मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 मुख्य भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। मेढक के नर जनन अंग के अंतर्गत 1 जोड़ी वृषण, 10 से 12 जोड़ी शुक्र वहिकाएं तथा 1 जोड़ी मूत्र जनन नलिका या मूत्र नली आते हैं। मेढक के मादा जनन अंग में 1 जोड़ी अंडाशय, 1 जोड़ी अंडवाहिनियां तथा 1 जोड़ी मूत्रवाहिनी होते हैं।